औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल होने को है। अल्लाह ताला हम सब की माफ़रत फरमा दे। या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमसे कोताहियाँ हुई हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। आप ताकत वाले हैं, आप बख्शिश कर सकने वाले हैं। या अल्लाह, तो हम सब की माफ़रत फरमा और अहले इस्लाम को जिस फितने और फतूर ने घेरा हुआ है, अल्लाह ताला इसको दूर फरमा और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा फरमा और हमें अक़ल से और वसी व नज़री से अता फरमा। टुडे इज़ अ fourth lecture of waves, and in this lecture we will study another type of superposition of waves, which is beats, advantages of beats. Then we will briefly discuss reflection phase rules of waves, and finally echoes and reverberations. Dear student, आज के इस चौथे लेक्चर में, जो कि वेव्स से रिलेटेड है, सुपरपोजिशन की एक किस्म जिसको हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं, वो स्टडी करेंगे। बीट्स के फ़वाइद क्या हैं और रिफ्लेक्शन रूल्स ऑफ वेव्स क्या हैं। इसके अलावा हम इसमें इकोज़ और रिवर्बरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बीट्स पे। बीट्स क्या होते हैं? बीट्स क्या हैं? द पीरियाडिक चेंजेस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस due to superposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats. Periodic changes between maximum and minimum loudness due to superposition of sound waves of slightly different frequencies are called beats. इंटरफियरेंस में आपने पढ़ा कि दोनों वेव्स सेम फ्रिक्वेंसीज के, सेम वेवलेंथ के, सेम एम्पलीट्यूड के होने चाहिए, लेकिन फिनोमेना ऑफ बीट्स में दो वेव्स के दरमियान स्लाइटली फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली एम्पलीट्यूड डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली जो है वेवलेंथ में क्या होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। तो बीट्स जो है तब पैदा होंगे। और ये पेरियाडिक वेरिएशन है, पेरियाडिक चेंजेस है मैक्सिमम और मिनिमम साउंड के दरमियान। यानी मैक्सिमम से डिम होते 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 मिनिमम पे, और मिनिमम से डिम होते 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 मैक्सिमम पे, मिनिमम से ज़्यादा होते होते मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो बीट्स के बारे में ये हो गया कि बीट्स तब पैदा होंगे अगर दो साउंडिंग सोर्सेस के दरमियान स्लाइटली फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हो, और वो कितनी हो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन शर्त ये हो गया कि बीट्स के प्रोडक्शन के लिए दो साउंड वेव्स में स्लाइटली फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली एम्पलीट्यूड डिफरेंस होना चाहिए, तो तब जो है वो बीट्स पैदा होंगे। सो द पीरियाडिक वेरिएशन, पीरियाडिक अल्ट्रेशन between maximum and minimum loudness are called beats. So periodic के मतलब है कि वक्त के बराबर वक्फों में, यानी एक सेकंड के बाद तेज़ हो जाता है, फिर एक सेकंड के बाद स्लो हो जाता है, फिर एक सेकंड के बाद मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, फिर एक सेकंड के बाद मिनिमम पे पहुंच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरियाडिक। यानी वक्त के बराबर वक्फों में वही चीज़ दोबारा रिपीट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियाडिक चेंजेस कहते हैं।
So the periodic variations in loudness of sound due to superposition of two notes produced by two sounding sources of nearly same frequencies are called beat. Nearly same frequency I can say. यानी slightly different frequencies are nearly same frequencies, उसको हम क्या कहते हैं, beats कहते हैं. यानी दूसरे अंदाज में दो sound notes हैं जो कि नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसीज के हैं, वो क्या करते हैं, बीट्स पैदा करते हैं. वक्त के साथ साथ एक दूसरे के पीछे होते जाते हैं, कभी कंस्ट्रक्टिव पे आ जाते हैं, कभी डिस्ट्रक्टिव पे, कभी कंस्ट्रक्टिव पे, कभी डिस्ट्रक्टिव पे आ जाते हैं. और इसी तरह ये वेरिएशन जो है वक्त के बराबर वक्फों में जारी रहता है. नाउ कम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वन. Beats are produced by two sounding sources that differ slightly in frequencies by less than or equal to 10. Beats दो ऐसे साउंडिंग सोर्स से पैदा होंगे जिसके दरमियान फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 10 या 10 से कम हो. 10 या 10 से कम हो, 10 से अगर ज़्यादा होंगे तो बीट्स पैदा नहीं होंगे. यानी दो साउंडिंग सोर्सेस के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है वो अंडर 10 होना चाहिए, अंडर 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बीट्स प्रोड्यूस होंगे. और अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. सो व्हेन टू सोर्सेज आर साउंडेड simultaneously there will be a rise and fall of sound between maximum and minimum due to the phenomena of superposition of waves. अगर दो साउंडिंग सोर्सेज है, बैक वक्त अगर उन दोनों में स्लाइटली फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है, बैक वक्त इसको क्या कर दिया जाए, बजा दिया जाए, तो साउंड कभी राइज करेगा, कभी फॉल करेगा, कभी राइज करेगा, कभी फॉल करेगा. इसको फिर हम क्या कहते हैं, ये राइज एंड फॉल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसको हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं. फॉर कंसेक्टिव, ये देखो, ए कंसेक्टिव मैक्सिमा एंड मिनिमा sound is hard. Sound is hard. For consecutive maximum and minimum sound, hard is one beat. एक दफ़ा सुना फिर नहीं सुना, ये एक बीट हो गया. जिस तरह हार्ड बीट है, द्रज की आवाज़ आई फिर गायब हो गई, तो एक द्रज और एक गायब होना कंसेक्टिव, ये एक बीट कहलाता है. तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को मिला के ये एक बीट बनता है. कंसेक्टिव मैक्सिमम और मिनिमम को मिला के वन बीट होता है. यानी सुना नहीं सुना, ये एक बीट कहलाता है. अब देखो ये 10 का कंसेप्ट कैसे आ गया. आपको पता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितनी है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितनी है, वो 0.1 सेकेंड है. परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब ये है कि द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम in which a human ear can resolve two sound separately, can hear two sounds separately, is called persistence of hearing. वो कम से कम वक्त, वो कम से कम दौरानिया जिसमें आपका कान दो आवाज़ों में फ़र्क कर सके, उसको हम persistence of hearing कहते हैं. और वो 0.1 सेकेंड है. और वो कितना है, 0.1 सेकेंड है. परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या है, वो 0.1 सेकेंड है. तो एक सेकेंड में एट द, देखो 0.1 में आप एक बीट सुन सकते हैं. इसका मतलब है कि एक मिनिमा एक मैक्सिमा, ये 0.1 सेकेंड में, तो उसमें आप एक बीट सुन सकते हैं. तो एक सेकेंड में एट द मोस्ट, मैंने क्या कहा, एक सेकेंड में एट द मोस्ट कितने बीट सुन सकते हैं, 10. अगर आपका कान बड़ा सेंसिटिव है तो otherwise on the average we can hear only up to 7 to 8 beats per second. Yani maximum number of beats that can be recorded by a sensitive human ear are 10. However, our ears are not sensitive, गर्द वगैरह सब उसके साथ पंसब होता है, तो on the average 7 to 8 beats per seconds are being heard. तो 0.1 सेकेंड में आप एक बीट सुन सकते हैं, तो एक सेकेंड में एट द मोस्ट आप 10 बीट सुन सकते हैं. तो अगर कोई चीज़ के दरमियान फ्रिक्वेंसी 10 से ज़्यादा होगी तो आपको बीट जो है वो आवाज़ इतनी क्विक आएगी कि आप उसको सेपरेट साउंड नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे. यू विल नॉट रिकॉर्ड इट एज ए सेपरेट साउंड. सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट्स द मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी 0.1 सेकेंड. द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टू साउंड टू बी रिजॉल्व बाई योर ईयर शुड बी 0.1 सेकेंड मिनिमम ड्यूरेशन. तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि बीट्स की प्रोडक्शंस के लिए
जो दो साउंडिंग सोर्सेज है उसके दरमियान मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है, मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। 10 से कम होगा तो बीट्स आपको सुनाई देंगे, 10 से ज़्यादा होगा तो आपको बीट्स सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि वो इतने करीब करीब आएंगे आपके कान में कि आपका कान उसको रिजॉल्व न कर पा सकेगा। तो ये बात हो गई कि बीट्स की प्रोडक्शन के लिए फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज 10 या अंडर 10 होना चाहिए, 10 या अंडर 10 होना चाहिए। हमने ये देखा कि अगर हम अब देखें दो सोर्सेज है जिसके दरमियान फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्या है, 10 से कम है, और हम उसको क्या कर दे, एट ए टाइम जो है वो साउंड करते हैं, तो साउंड जो है राइज और फॉल करता जाएगा और हमें बीट्स सुनाई देंगे। इस फिनोमेना को, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ बीट्स, कंसिडर टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी ऑफ फ्रिक्वेंसीज 232 हर्ट्ज एंड 230 हर्ट्ज। आप ले ले 20, ले ले 22, ले ले आप 30, ले ले 32, ले ले, फ़र्ज़ करें कोई भी ले सकते हैं, 3 का फ़र्क भी ले सकते हैं, 4 का फ़र्क भी ले सकते हैं। फिनोमेना ऑफ बीट्स को समझने के लिए हमने दो ट्यूनिंग फार्क ले लिए, एक को ए ट्यूनिंग फार्क, दूसरे को बी ट्यूनिंग फार्क का नाम दे दिया। ए ट्यूनिंग फार्क की फ्रिक्वेंसी है 232 हर्ट्ज़, बी ट्यूनिंग फार्क की फ्रिक्वेंसी है 230 हर्ट्ज़। इसका मतलब है कि द टू ट्यूनिंग फॉर्क्स आर डिफरिंग बाई 2 हर्ट्ज़, यानी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है वो 2 है, सो अंडर 10 है, तो बीट्स आपको प्रोड्यूस होंगे। अब देखें, सपोज बोथ the forks are sounded together and send compression along the same direction at t is equal to 0। दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पेड़ से टकराया और t0 पे दोनों के प्रॉन्ग्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के हैंड्स या प्रॉन्ग्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंप्रेशन भेज रहे हैं। ये आपके पास रेफरेंस लेवल हो गया। एट t is equal to 0 both are sending compression, at t is equal to 0 both are sending compression। now अब थोड़ा एक आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, क्योंकि एक थोड़ा भारी है और दूसरा क्या है, थोड़ा सा हल्का है, यानी दोनों में फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है। एक थोड़ा सा पीछे रहता जाएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उनके दरमियान फ्रिक्वेंसी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, फिर कुछ वक्त के बाद फिर λ हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आफ्टर t is equal to 1/4 सेकेंड, the number of vibration completed by fork A and B are t is equal to 0, दोनों कंप्रेशन भेज रहे हैं। अब 1/4 सेकेंड के बाद जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मुकम्मल करता है A और B वो कितने हैं, तो देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम गिव्स यू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ A। देखो A की फ्रिक्वेंसी 232 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो उससे आ जाता है 58 वाइब्रेशन, और 1 वाइब्रेशन जो है वो 1 वेवलेंथ के बराबर है, तो 58 लेमडा आ जाएगा। और नंबर ऑफ, इसी तरह नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय फॉर्क बी क्या हो जाएगा, ये देखो, एफ बी क्रॉस टी, एन बी इज इक्वल टू एफ बी क्रॉस टी, 230 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो क्या आ जाएगा 57.5 वाइब्रेशन, यानी 57.5 लेमडा आ जाएगा। अब देखो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस ये है 58 लेमडा माइनस 57.5 लेमडा, तो इससे आ जाएगा 0.5 लेमडा। 0.5 लेमडा बराबर है λ/2 के। और आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा हुआ है कि जब भी दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या हो, λ/2 हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। दस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एंड हेंस नो साउंड इज हर्ड बाई ईयर। t0 पर ये थे। अब t इज इक्वल टू जब 1/4 सेकेंड हो गया, तो एक ट्यूनिंग फार्क इधर रेफ्लेक्शन छोड़ रहा है और दूसरा कंप्रेशन छोड़ रहा है, तो कंप्रेशन बजाय आगे जाने के इधर आएगा, इधर आएगा, यानी कंप्रेशन डाइल्यूट हो जाएगा और आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सो आफ्टर t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू ट्यूनिंग फार्क विल बी λ/2 एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व्ड एंड नो साउंड विल बी हर्ड। अब देखो, चूंकि पीरियाडिक ले रहे हैं तो 1/4 सेकेंड के। अब नाउ आफ्टर t इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 1/2 सेकेंड, यानी t 1/2 सेकेंड के बाद अब फिर उसी तरह नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय फॉर्क A एंड B आर, तो ये देखो NA FA मल्टीप्लाइड बाई T, 232 मल्टीप्लाइड बाई 1/2,
तो इससे 116 वाइब्रेशंस आ जाएंगे और 116 लेमडा आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय फॉर्क बी, ये क्या होगा, इफ़ बी मल्टीप्लाइड बाई टी, इफ़ बी इज़ 230 एंड टी इज़ हाफ, तो 115 वाइब्रेशन आ जाएगा, तो आ जाएगा 115 लेमडा आ जाएगा, 115 लेमडा। पाथ डिफरेंस अब क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस नाउ, 116 lambda minus 115 lambda, that is lambda. Now the two fork will send compression in the same direction. So a wave with a big compression and a big rarefaction will be formed, और आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑब्जर्व होगी और कान को तेज़ आवाज़ सुनाई देगा। यू विल हियर अ लाउड साउंड, यानी t इज इक्वल टू 1/4 के बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड के बाद आपको क्या मिलेगा, लेमडा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, यानी अपने आप, यानी आफ्टर 1/2 सेकेंड यू हैव ऑब्जर्व्ड वन बीट, एक दफ़ा नहीं सुना फिर सुना, ये एक बीट हो गया, क्या हो गया, एक बीट। नाउ आफ्टर t इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3/4 सेकेंड, 3/4 सेकेंड के बाद द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय फॉर्क ए एंड बी आर, तो ये देखो एन ए इज इक्वल टू एफ ए क्रॉस टी 232 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो 174 वाइब्रेशन और 174 लेमडा आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई फॉर्क बी एफ बी क्रॉस टी 233/4, इससे आ जाएगा 172.5 वाइब्रेशन और 172.5 लेमडा आ जाएगा। उसी तरह पाथ डिफरेंस निकालो जिस तरह आप पहले निकाले, 174 लेमडा माइनस 172.5 लेमडा, you will get 1.5 lambda. 1.5 is equal to 3/2, so 3/2 lambda. Thus destructive interference take place and hence no sound will be heard. 3/4 कौन सा कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव के लिए है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, अगर λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, 7 λ/2 हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो आफ्टर t इज इक्वल टू 3/4 सेकेंड destructive interference, one fork will be sending compression and the other will be sending rarefaction. So the compression of one will be diluted and no sound will be heard. So 3/4 सेकेंड के बाद फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इस वजह से कि एक तो दोनों की फ्रिक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो लेग बिहाइंड हुआ करता है। सो आफ्टर t इज इक्वल टू 1/4 1/4 1/4 1/4 दैट इज 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड the number of vibration completed by fork A and B are, तो NAFA क्रॉस T, तो 232 मल्टीप्लाइड बाई 1 232 वाइब्रेशन या 232 लेमडा आ जाएगा, और NB आ जाएगा इफ B मल्टीप्लाइड बाई T 230 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 230 वाइब्रेशंस एंड 230 लेमडा। अगेन path difference is equal to 232 lambda minus 230 lambda, that will give you 2 lambda. Thus constructive interference take place and hence loud sound is heard. Loud sound is heard. इसी तरह जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है आपके पास हो जाती है और आपको तेज़ आवाज़ सुनाई, यानी अब देखो 1 सेकंड में आपने 2 दफ़ा मिनिमम आवाज़ सुनी और 2 दफ़ा मैक्सिमम आवाज़ सुनी, तो हमने कहा कि एक मैक्सिमा एक मिनिमा ये 1 बीट होता है, तो आपने कितनी बीट्स 1 सेकंड में सुने, 2 बीट्स सुने। कितने बीट्स सुने, 2 बीट्स सुने। सो इन 1 सेकेंड यू हैव ऑब्जर्व्ड 2 बीट्स। अब देखो अगर आपने 1 सेकेंड में 2 बीट्स को ऑब्जर्व कर दिया है तो देख ले इसकी कंक्लूजन अब क्या आती है। द फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द 2 ट्यूनिंग फॉर्क कितना था, 2 हर्ट्ज़ है, एक 232 है एक 230 है, तो 2 हर्ट्ज़ है। एंड द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 1 सेकेंड आर आल्सो 2। 2 ट्यूनिंग फॉर्क के दरमियान फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 2 और जो नंबर ऑफ बीट्स आपने सुने वो भी 2 है, तो क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ बीट्स बराबर होते हैं 2 सोर्सेस के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है। अगर वो 3 होता तो नंबर ऑफ बीट्स भी 3 ऑब्जर्व होते, अगर ये 4 होता तो नंबर ऑफ बीट्स भी 4 ऑब्जर्व होते। यानी अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क 230 का होता और एक 234 का होता तो 1 सेकंड में 4 बीट्स ऑब्जर्व होते। अच्छा, तो यानी मतलब ये हो गया एफ ए माइनस एफ बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स का मतलब ये हुआ, प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स का ये मतलब हुआ कि ये डिफरेंस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। फर्ज करें एक 230 है एक 234 है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और एक 230 है और दूसरा जो है 226 है। 230 और 226 का डिफरेंस क्या है, वो भी 4 है। 230 और 234 का डिफरेंस क्या है,
वो भी 4 है। तो ये डिफरेंस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट। सो दिस इज़ कॉल्ड बीट फ्रिक्वेंसी, यानी चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स। ये जो है इसको बीट्स फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बीट्स। ये बीट्स प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या फ़ायदा देती हैं। बीट्स जो होते हैं आर यूज्ड टू फाइंड द अननोन फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रिक्वेंसी नोन है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रिक्वेंसी अननोन है, तो आप दोनों को बजा देते हैं और जिस तरह हमने ऊपर कैलकुलेशन की उसी तरीके से उस ज़रिए से आप अननोन ट्यूनिंग फॉर्क्स की फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। यानी आप जो हैं नंबर ऑफ़ बीट्स को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि कितने हैं और एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी मालूम होती है तो दूसरी की आप आसानी से मालूम कर लेते हैं। यानी 2 ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया जाता है जिसमें एक की फ्रिक्वेंसी नोन होती है, दूसरी की अननोन होती है। दोनों को बजाया जाता है, बीट्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जितने नंबर ऑफ़ बीट्स देते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उससे FA माइनस FB इज इक्वल टू प्लस माइनस N के फार्मूले से दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क का अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है। बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ट्यून करना का मतलब अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुका है तो उसको आप ट्यून कर सकते हैं। आपके साथ एक स्टैंडर्ड सितार है, एक ख़राब सितार है, तो क्या किया जाता है, म्यूजिशियन उसको ले लेते हैं, स्टैंडर्ड और ख़राब को बजाया जाता है। क्या किया जाता है, बजाया जाता है। स्टैंडर्ड तो ठीक होता है, अब ख़राब सितार के तारों को टाइट या लूज़ किया जाता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उससे बीट्स जो है वो ओमिट हो जाते हैं, तो वो ख़राब वाला सितार भी स्टैंडर्ड सितार की तरह हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी म्यूजिशियन तबला मार होते हैं, वो होते हैं तो डायरेक्ट जो है वो नहीं बजाते, तबला नहीं बजाते, वो पहले सेटिंग कर लेते हैं। कभी वो तबले को थोड़ा सा आटा वगैरह लगा लेते हैं बारी करने के लिए, ताकि वो म्यूजिशियन अच्छी तरह जानते हैं ना। इसी तरह डोल वाला देखते हैं, एक साइड को तसने लूज़ और टाइट करता रहता है ताकि नंबर ऑफ़ बीट्स को वो क्या करे, ओमिट किया जा सके। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो डायरेक्टली हाल में जब आ जाते हैं तो पहले डायरेक्टली परफॉर्मेंस नहीं करते, पहले लगे रहते हैं टुंग टंग, और उसके बाद जो है जब सेट हो जाता है तो तब जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो शुरू कर लेते हैं। वो बेसिकली इन फिनोमेना की वजह से। तो बीट्स के फ़ायदे ये हैं कि अननोन फ्रिक्वेंसी, अगर किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी आपको मालूम नहीं है तो आप फिनोमेना बीट्स से वो निकाल सकते हैं। बीट्स जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर ख़राब हो जाता है कुछ अर्से के बाद तो उसको ट्यून किया जाता है, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। अब देखो, मैंने पहले परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की बात की थी, तो वो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग विच इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन इन विच अ ह्यूमन ईयर कैन रिजल्ट टू साउंड इज़ 0.1 सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो है जिसमें एक इंसान का कान 2 आवाज़ों में फ़र्क कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं। 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो तो आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन, लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से कम हो जाए तो आप उसको नहीं सुन सकते। जिस तरह मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, अगर दूसरा लफ्ज़ बोलता हूँ और दौरानिया 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा हो तो आपके कान उसको रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर मैं बहुत क्विक हो जाता हूँ न तो फिर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। जिस तरह टेप रिकॉर्डर बज रहा होता है तो आप खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक कैसेट जो है वो पकड़ लेता है, टेप जो है वो पकड़ लेता है, तो शगार की आवाज़ आती है और इतना क्विक हो जाता है कि वो 0.1 सेकेंड से कम हो जाता है, वो आवाज़ आप फिर रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो अ ह्यूमन ईयर कैन हियर अ मैक्सिमम of 1 beat in 0.1 second, thus maximum number of beats heard per second by a sensitive human ear are 10, but due to less sensitivity a human ear can hear an average of 7 to 8 beats per second, 7 to 8 beats per second। sensitive ear जो है वो 10 बीट्स पर सेकेंड तक सुन सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज अगर हम देखें हर ईयर जो है वो सेंसिटिव नहीं होता, तो वो क्या प्रोड्यूस कर 7 to 8 बीट्स पर सेकेंड सुन सकता है। तो इसका मतलब ये होगा बीट्स की प्रोडक्शन के लिए जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज हैं, दैट शुड बी आइदर इक्वल टू 10 और लेस देन 10, और इक्वल टू 10 और लेस देन। इफ फ्रिक्वेंसी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10, नो बीट्स विल बी हार्ड। सो ये बीट्स के बारे में था, और अब हम आते हैं चंद एक क्वेश्चंस।
two tuning forks of frequency 230 Hz and 250 Hz are sounded together, the number of beats heard will be, the number of beats heard will be, the number of beats heard will be. अच्छा जी, दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक 230 हर्ट्ज है और दूसरा 250 हर्ट्ज है. वन इज़ 230 हर्ट्ज एंड द अदर इज़ 250 हर्ट्ज. इनको साउंड कर दिया गया दोनों को, तो नंबर ऑफ बीट्स आप कितने सुन सकेंगे? 20. इन तो 250 और 230 का डिफरेंस कितना है? 20 आ रहा है. 30, 50, नन. तो नन इज़ द करेक्ट आंसर. क्यों? ऊपर मैंने बताया कि दो सोर्सेज के दरमियान अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 10 या 10 से कम होगी तो तब बीट्स पैदा होंगे, अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर बीट्स पैदा नहीं होंगे. तो जनाब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज़्यादा है, नो बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. नाउ कम टू अनदर वन. Two tuning fork A and B give 4 beats per second. The frequency of fork B is 250 Hz. After loading A slightly, the number of beats reduces to 2 beats per second. The frequency of fork A before and after loading will be. दो ट्यूनिंग फॉर्क है, A और B है. इब्तिदा में 4 बीट्स पर सेकेंड देते हैं. 4 बीट्स लोड कर दिया A को थोड़ा सा, तो फिर बीट्स की तादाद क्या होगी? 2 हो गई पर सेकेंड. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग ये क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग. तो ये देखो, बिफोर लोडिंग अगर आप देखिए एफ ए माइनस 250 का ना, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4. बिफोर लोडिंग दोनों के दरमियान फ्रिक्वेंसी बीट्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर बी की फ्रिक्वेंसी 250 है, एफ ए की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? एफ ए की फ्रिक्वेंसी या तो 254 होना चाहिए या 246 होना चाहिए, क्योंकि 250 के साथ अगर मैं 4 को 8 कर दूँ तो 254 हो जाएगा. अगर 250 से 4 को निकाल लूँ तो 246 हो जाएगा. तो दो पॉसिबिलिटी, या 254 होगा या 246 होगा. एंड आफ्टर लोडिंग अगर लोड कर दूँ उसी तरह, तो एफ ए डैश इज इक्वल टू 250 प्लस माइनस 2 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 250 या 248 हर्ट्ज आ जाएगा. 248 हर्ट्ज आ जाएगा, 248 हर्ट्ज. यानी बिफोर लोडिंग पॉसिबल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए या 254 होगा या 246 होगा. आफ्टर लोडिंग 252 और 248 होगा. ठीक. अब देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि एफ ए की फ्रिक्वेंसी बिफोर लोडिंग 254 है. अगर 254 है तो आफ्टर लोडिंग कितना होना चाहिए? आफ्टर लोडिंग ये कम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आफ्टर लोडिंग कम होना चाहिए. तो ज़रा देख लो, 254 और आफ्टर लोडिंग 252 तो नहीं हो सकता. हाँ, 252 है. और दूसरा क्या है? 248 हर्ट्ज है. दूसरे को ज़रा देख लो, दूसरा ऑप्शन देखो. अगर ये देखो, एक 254 है तो आफ्टर लोडिंग क्या हो जाएगा? आफ्टर लोडिंग या 252 या 248 हर्ट्ज, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब दूसरा क्या है? अगर बिफोर हम देखो सपोजिशन, ये देखो 246 हर्ट्ज है बिफोर लोडिंग, तो आफ्टर लोडिंग इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. तो इन दोनों में से कोई भी कम नहीं है. देख रहे हो, न 252 कम है न 248 कम है. तो इसका मतलब ये हो कि ये नहीं हो, ये 248 तो बिफोर लोडिंग नहीं हो सकता. आफ्टर लोडिंग जब बारी हो जाता है तो बीट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो 254 से ये 252 कम है और 248 भी कम है. लेकिन 254 और 252 का डिफरेंस कितना है? 2 है. और बीट्स का डिफरेंस कितना आ गया है? वो भी 2 आ गया है. लेकिन अगर देखो 254 के साथ मैं 248 ले लूँ तो डिफरेंस, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बिफोर लोडिंग क्या हो जाएगा? वो 254 हो जाएगा और आफ्टर लोडिंग 252 हो जाएगा. और दोनों के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है वो 2 आता है. और पहले 4 बीट्स थे, अब 2 हो गए, तो वो भी डिफरेंस क्या है? 2 है. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है. नाउ कम टू अनदर एमसीक्यू. द पॉसिबल नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय ह्यूमन ईयर पर सेकेंड आर पॉसिबल नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाई ए ह्यूमन ईयर पर सेकेंड आर क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 10.
less than or equal to 10. We have discussed it before. Less than or equal to 2. Less than or equal to 2. Now come to the another part, that is about the reflection phase rule for wave and echoes and reverberation to be followed. अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन फेज रूल. अगर रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. द बाउंस बैक ऑफ अ वेव into the same medium when it strikes the surface of another medium is called reflection of waves. The bounce back of a waves into the same medium when it strikes the surface of another medium is called reflection of waves. लाइट वेव जाती हैं, दीवार पे टकराती हैं, वापस मेरे पास आती हैं. तो एयर से गई, दीवार से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास उसी मीडियम में वापस आई, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं. और इब्नुल हैतम और जो कानून है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तमाम जो है वो ओबे हो रहे हैं, वो ओबे करेंगे. सो साउंड है, अगर साउंड जा रहे हैं, किसी जगह से टकराए, वापस आपके पास आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं. जिस तरह आप हाल में नारा लगा लेते हो सईदुल्लाह जान, तो सारों का सईदुल्लाह जान का लफ्ज़ जो है वो वापस आ जाता है. दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. एग्जाम्पल्स जो है क्या है? इंक्लूड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्राम वॉल्स ऑफ हॉल्स एंड आल्सो लाइट फ्राम डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू सी देम. अब हम आते हैं फेज रूल्स for waves when they are reflected. One rule is the number one: when a wave pulse traveling in a rare medium is reflected from the boundary of the denser medium, then the reflected rays suffer a phase change of 180 degree equivalent to lambda by 2 with the incident wave pulse, i.e. crest will be reflected as a trough and vice versa, and trough will be reflected as a crest. अगर एक वेव रेयर मीडियम एयर में जा रही हैं, डेंसर मीडियम दीवार से टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान फेस चेंज क्या होगा? 180 डिग्री होगा या लैम्डा बाई 2 होगा. 180 डिग्री होगा या लैम्डा बाई 2 होगा. ये देखो लाइट वेव जा रही, क्रेस्ट जा रहा है, ये क्रेस्ट है, जब टकरा गया ये देखो ये 90 हो गया, ये 90, ये क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ए ट्रफ, और अगर ट्रफ टकराता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है एज ए क्रेस्ट. सो जब भी एक वेव रेयर मीडियम में जा रही, जैसे जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस रेयर मीडियम में आती हैं, तो जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है उनके दरमियान फेस चेंज 180 डिग्री होगी या लैम्डा बाई 2. बस ये बात आपने याद रखनी. ये देखो ये वेव जा रही है, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्रेस्ट था, ये ट्रफ होगा, और ये ट्रफ था, ये क्रेस्ट हो गया, वापस आ रही है ना, ये रिफ्लेक्टेड वेव है. ये इंसिडेंट वेव है, ये रिजिड मीडियम से टकराया, और जब टकराया तो वापस ये देखो ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट ट्रफ में बदल गया, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट में बदल गया, तो 180 का फेज, यानी ये पार्टिकल अगर अप मोशन यहाँ पर कर रहा था तो ये वाला इधर डाउन हो गया, तो दोनों के दरमियान फेज चेंज क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया. दूसरा क्या है? व्हेन अ वेव पल्स ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रेयर मीडियम, देन द रिफ्लेक्टेड रेज सफर अ फेज चेंज ऑफ 0 डिग्री या नो फेज चेंज विद द इंसिडेंट वेव पल्स, i.e. crest will be reflected as a crest and trough will be reflected as a trough. इसके बरक्स अगर एक वेव डेंसर मीडियम में जा रही है और रेयर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसमें कोई फेस चेंज नहीं आएगा, जीरो फेस चेंज होगा. There will be a zero phase change. Crest will be reflected as a crest and trough will be reflected as a trough. ये देख रहे हो, ये चला गया, ये देखो जा रहा है रेंसर इधर से टकरा गया, तो ये देखो क्रेस्ट आ रहे हैं, ट्रफ आ रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं, ये देखो दे आर गोइंग बैक. तो डेंसर से जा रही हैं, यहाँ पर रेयर मीडियम है,
एयर वगैरह इसकी सरफेस से टकरा गई, जब टकरा गई तो ये देखो दोबारा वापस आ रही हैं। क्रेस्ट से क्रेस्ट रिफ्लेक्ट हो गया, ये देखो क्रेस्ट क्रेस्ट है, ट्रफ ट्रफ है, तो इसमें कोई फेस चेंज नहीं होगी। सो दीज रूल्स अप्लाई टू बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स। ये रूल्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों को अप्लाई होते हैं। रूल 1, रेयर में वेव जा रही है, डेंसर से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो फेस चेंज 180 या λ/2। रूल 2, डेंसर से जा रही है, रेयर की सतह से बाउंड्री से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो कोई फेस चेंज नहीं होगी, नो फेस चेंज होगी। और ये रूल साउंड एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स दोनों को अप्लाई होता है। अब हम आते हैं इकोज क्या होते हैं। इकोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ ह्यूमन ईयर कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड आर कॉल्ड इकोज। आवाज़ की वो खूबी जिसमें इंसानी कान अपनी असल आवाज़ और रिफ्लेक्टेड आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोज। मैं बोला और यही बोल मुझे दोबारा वापस आती है और मेरे कान उन दोनों बोल में, ओरिजिनल बोल और रिफ्लेक्टेड बोल में फ़र्क कर सकती हो, रिजॉल्व कर सकती हो, इसको हम क्या कहते हैं, इकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोज कहते हैं। For example, a person hears a multiple reflected sound from the original sound and empty halls. हाल में आप चले जाते हो, कह देते हो कि मूसा, तो मुख्तलिफ जगहों से आपको मूसा 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 की आवाज़ें आती हैं, तो आपका कान आपकी मुंह से निकली हुई आवाज़ और दीवारों से रिफ्लेक्टेड आवाज़ों में फ़र्क कर सकता है। इसको आप क्या कहते हैं, इको कहते हैं। क्या कहते हैं, इको। अब इको के लिए डिस्टेंस बिटवीन द साउंडिंग सोर्स और रिफ्लेक्टेड सोर्स कितना होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंडिंग सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड मीडियम टू प्रोड्यूस इकोज इज 17 मीटर और अबाउ। 17 मीटर और अबाउ, लेकिन मिनिमम क्या है, 17 मीटर है। सारी मिनिमम 17 मीटर है। अगर 17 से ज़्यादा भी हो तो भी जब रिफ्लेक्शन होगी तो आपके कान उसको क्लियरली क्या करेंगे, रिजॉल्व कर सकें। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंडिंग सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड मीडियम टू प्रोड्यूस इकोज शुड बी 17 मीटर। 17 से कम होगा तो फिर इकोज प्रोड्यूस नहीं होंगे, उसको बाद में हम दूसरी नाम देते हैं, वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं। हमें एज वी नो दैट persistence of hearing for human ear is 0.1 second and the speed of sound in air is at 0 degree centigrade is 334 meter per second. हमें पता है persistence of hearing minimum, उससे आगे हमने डिस्कस किया। persistence of hearing के लिए मिनिमम टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड है और साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 334 मीटर पर सेकेंड है। तो इकोस की प्रोडक्शन के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होना चाहिए बाय द साउंडिंग सोर्स, इस इज इक्वल टू VT 334 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये क्या होगा, 334.4 मीटर होगा, 33.4 मीटर होगा, 33.4 मीटर होगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरा साउंड यहाँ से जाएगा 17 मीटर, फिर वापस आएगा 17 मीटर, तो तकरीबन 34 मीटर हो गया ना। यानी साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि आपका कान ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड में फ़र्क कर सके। तो जब आपका साउंड जाता है और आपसे जो रिफ्लेक्टेड सोर्स है वो 17 मीटर पर है, तो 17 मीटर इस तरफ जाएगा और 17 मीटर पर वापस आएगा, तो 17 + 17 कितना हो गया, 34 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंडिंग सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इकोज इज़ 17 मीटर। अगर 17 से ज़्यादा हो तो पैदा ही होंगे, 17 से कम हो तो इकोज पैदा नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ और टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज इसके बाद आ रहा है। 10 the effective distance between the sounding and reflecting source for echoes will be half of the total distance traveled by sound, i.e. 33.4/2, that is 17 meter, roughly equal to 17 meter. ये है echoes के बारे में information. Echoes are usually not liked by the audience. हाल में जब बार बार आपको आवाज़ें आती हैं तो आपके दिमाग पे क्या आता है, टेंशन आता है, तो echoes को यूजुअली लाइक नहीं किया जाता, पसंद नहीं किया जाता। तो क्या किया जाता है, इकोस को कम करने के तरीके होते हैं।
हाउ टू मिनिमाइज इको। हाल में अगर आप हाल में चले जाते हैं तो आप आवाज़ निकाल लेते हैं तो मल्टीपल साउंड आपको वापस आती हैं, लेकिन लोग जब बैठे होते हैं तो आपको निस्बतन कम आवाज़ सुनाई देती है। तो इकोज़ जो होते हैं आर एनाइंग टू द ऑडियंस, इकोज़ जो होते हैं वो एनाइंग होते हैं ऑडियंस के लिए इन द हॉल एंड कॉन्सर्ट्स रूम्स, जहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, कॉन्सर्ट्स वगैरह होती है, थिएटर प्ले गाने वगैरह होते हैं। सो दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डिफरेंट वेज़। इसको इकोज़ को मिनिमाइजेशन के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसके लिए है कि द सिविल इंजीनियर्स शुड कंस्ट्रक्ट हॉल्स कंसर्ट रूम्स विद द सूटेबल डायमेंशंस। उसके डायमेंशंस सूटेबल बनाए जाए कि इकोज़ जो है वो प्रोड्यूस ना हो। इसके लिए पर्टिकुलर साउंड इंजीनियर्स वगैरह होते हैं। आपको पता है इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। टीवी वगैरह के लिए जो सेटिंग होती है तो उसके लिए साउंड इंजीनियर्स होते हैं। Next, introduction of curtains in the windows and windows. Introduction of curtains in windows. दरवाज़ों खिड़कियों में अगर आप कर्टन्स लगा दें तो कर्टन्स जो है वो इकोज़ को ऑब्जर्व करती हैं, रिफ्लेक्शन के लिए ज़्यादा वो चांस नहीं देता। The walls of the building should not be smooth but irregular, spread with a concrete. जो दीवारें हैं वो स्मूथ नहीं होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए ताकि डिफरेंट जगहों पे रिफ्लेक्शन करे और आपको वापस ना आए। सो इकोज़ को कम करने के लिए है कि प्रॉपर डायमेंशंस होनी चाहिए हॉल्स की, अगर वो है कर्टन्स वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग्स के जो वॉल्स हैं वो स्मूथ ना हो, इर्रेगुलर हो, तो फिर जो है इकोज़ पैदा नहीं होंगी। इको टेस्ट वगैरह आपने सुना होगा, हार्ट वगैरह का, ये सारे जो हैं इससे फिज़िक्स के उसूलों के से लिए गए हैं। नाउ कम टू रीवर्ब्रेशन। एक तो इकोज़ तो हो गया, अब रीवर्ब्रेशंस क्या हैं? When the distance between the sounding source and the listener is less than 17 meter, then echoes follow so closely they can't be separately heard, but an impression of prolonged sound is observed. This phenomena is called reverberation. देखो 17 मीटर या ज़्यादा फासला हो तो फिर तो क्लियरली आपको सुनाई देते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड साउंड, लेकिन अगर साउंडिंग सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सोर्स के दरमियान फासला 17 मीटर से कम है तो इको इतने करीब करीब हो जाते हैं कि आपका कान उसमें फ़र्क नहीं कर सकता, लेकिन ये तासुर ज़रूर मिलता है कि वो आवाज़ आपको अपनी नॉर्मल ड्यूरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा अरसे तक सुनाई देता है, थोड़ा ज़्यादा अरसे तक सुनाई देता है। इसको रिवर्ब्रेशंस कहते हैं। सो व्हेन the distance between the sounding source and the reflecting source is less than 17 meter, then echoes follows so closely that you can't separately hear two sounds but get an impression of prolongation of your original sound. This prolonging effect of sound is called reverberation. Reverberation can be minimized by similar techniques as echoes. Echoes के साथ आप जिस तरह, लेकिन usually reverberations are liked by audience. अच्छी आवाज़ हो तो ऑडियंस उसको ज़्यादा देर तक सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए सिंगर्स जो है ओपन जगहों पे परफॉर्म करना पसंद नहीं करते, जबकि हॉल्स के अंदर परफॉर्म करना पसंद फरमाते हैं। ये है रिवर्बरेशन। इस पे चंद की MCQ हो जाए। A human ear can observe echoes if the distance between the sounding source and reflecting source is 17 meter only, greater than or equal to 17 meter. तो greater than or equal to 17 meter is the correct option. 17 meter तो मिनिमम है, अगर 17 से ज़्यादा हो तो फिर तो पैदा ही होंगे। तो इसका मतलब है कि greater than or equal to 17 मीटर। इको की ऑब्जर्वेशन के लिए साउंडिंग सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सोर्स के दरमियान फासला 17 या 17 से अबव होना चाहिए। अब जनाब, रिवर्बरेशन इफेक्ट्स ऑफ साउंड विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द साउंडिंग एंड द रिफ्लेक्टिंग सोर्स इज लेस देन 17 मीटर। अभी हमने पढ़ा लेस देन 17 मीटर, लेस देन 17 मीटर। रिवर्बरेशन तब पैदा होंगे अगर साउंडिंग सोर्स जो आप हैं, रेलगाड़ी सायरन बजा रही हैं तो वो साउंडिंग सोर्स है, आप हैं और आप
और दीवारें और उनके दरमियान फासला लेस देन 17 मीटर है तो रिवर्बरेशन पैदा होंगी। ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर इज बाउंस्ड बैक on striking with the concrete wall. The phase change between the reflected and the incident wave is, चूँकि जा रहा है रेयर से टकरा गया कंक्रीट डेंसर है तो फेस चेंज क्या होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री या λ/2, 180 डिग्री या λ/2. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फेज रूल्स. Dear students, it's a Ramzan package for you. For me it is very difficult, but I love you people. सिर्फ मेरे लिए दुआ करो, बाकी मुझे आपकी कुछ नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए अच्छी सेहत की, कि मैं इसी तरह आपको पढ़ाता रहूं और आप मेरे पढ़ाई से मुस्तफ़ीद होते रहें. वालिदैन का ख़ास ख्याल रखो, वालिदैन का ख़ास ख्याल रखो, वालिदैन का ख़ास ख्याल रखो. इसके अलावा फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखो और सोसाइटी का भी ख़ास ख्याल रखो. पहले वालिदैन, फिर उसके बाद फैमिली, फिर इसके बाद जाते जाओ नेबर्स और फिर फैलते जाओ और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो. अखलाकी लिहाज से आप दूसरे स्टूडेंट से आगे हो. थैंक यू वेरी मच. इस्लामिया कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. शुक्रिया.